यानी कि मनोवैज्ञानिक जो इसका कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का क्या है, साइकोलॉजी क्या है, इज द साइंस ऑफ माइंड। ठीक है, मन का विज्ञान है। तो जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये हमारा इनर और आउटर लेयर यानी स्ट्रक्चर ऑफ मैन। इनर लेयर में हम ले सकते हैं जो हमारे वर्किंग ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वर्क ऑर्गन सेंसेस, उसमें आपका स्टडी आ जाएगा। और इनर पार्ट में हमारा आ जाएगा माइंड है, इंटेलेक्ट है, ईगो है, इन सब की स्टडी हम लोग करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस एंड इनर फॉर्म ऑफ मैन इज एजुकेशन। मतलब एजुकेशन क्या है, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस है और इनर फॉर्म जो हमारा है माइंड, इंटेलेक्ट, इन सबको साइकोलॉजी में बताया जाता है और वही एजुकेशन है। वेस्टर्न जो साइकोलॉजिस्ट, उनका व्यू पॉइंट क्या है, वो कहते हैं मैंस बॉडी माइंड एंड बिहेवियर, यानी कि हमारा शरीर, मन और हमारा व्यवहार। ठीक है, मैन इज अ साइकोफिजिकल एनिमल। मनुष्य क्या है, एक साइकोफिजिकल एनिमल है और हु हैव सम इनहेरेंट पार्ट्स बाय बर्थ, जो हमारे अंदर कुछ इनहेरेंट पार्ट्स हैं जो हमें जन्म से मिली हुई हैं, एंड हिज डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन दीज पार्ट्स। और जो हमारा डेवलपमेंट है वो इन्हीं सब शक्तियों पे डिपेंड करता है। और एजुकेशन क्या करता है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड मेक्स इट्स इंटरनल एक्सटर्नल, अर्थात ये जो इननेट पार्ट्स है इन सब को जब बाहर लाने का काम होता है वो शिक्षा के द्वारा होता है। ठीक है, ये फ्रोबल ने कहा था। उसके बाद फिर इसका साइंटिफिक मीनिंग ऑफ एजुकेशन। साइंटिफिक मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है, यानी कि इसका वैज्ञानिक संप्रत्यय। साइंटिस्ट व्यू पॉइंट क्या है, इज द फिजिकल वर्ल्ड, जो भी संसार हमें दिखता है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो हमें दिखता है वही सच है, साइंस कहता है। एंड थिंग्स, जो भी चीजें हैं, मैटर्स एंड एक्टिविटीज जो हम करते हैं, दे सी एवरी थिंग एज ऑब्जेक्टिविटी। हम लोग इसको ऑब्जेक्टिविटी में ही देखते हैं। ठीक है, साइंस में हम लोग ऑब्जेक्टिविटी में के रूप में ही देखते हैं, वस्तुनिष्ठ ढंग से ही देखा जाता है। जहां तक मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्रश्न है, ये मनोविज्ञान से सहमत हैं, उसी से एडमिट करते हैं। परंतु जहां तक मनुष्य के व्यवहार का प्रश्न है, ये समाजशास्त्रीय तथ्यों को स्वीकार करते हैं कंडक्ट के रूप में। और एजुकेशन को ये मनुष्य की शक्तियों के बाह्य जीवन के अनुकूल विकास के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। अर्थात हम बाहर के जीवन से कैसे एडजस्ट करें, वही हमें शिक्षा एक साइंस के रूप में हमें बताती है। मतलब हर्बर्ट स्पेंसर की अगर आप डेफिनेशन लें तो वो कहते हैं एजुकेशन मीन्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इनहेरेंट पार्ट्स एंड द आउटर लाइफ। जो बाहर की लाइफ है और जो हमारी इनहेरेंट पार्ट्स है उसमें हम कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे, ये हमारी शिक्षा का काम है। ठीक है, दीज आर सम डिफरेंट मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एंड आफ्टर दैट वी सी एजुकेशन को हम लेते हैं साइंस और आर्ट के रूप में भी। ठीक है, तो साइंस के रूप में अगर हम देखें तो ये मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर है बाय सम साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा। जो भी आपके बिहेवियर मॉडिफिकेशन किया जाता है वो साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू ही किया जाता है। एजुकेशनल थेरीज एंड रूल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी। बहुत सारी एजुकेशनल थेरीज हैं जो कि बेस्ड हैं ऑब्जेक्टिविटी पर। और यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, आप देखते हैं इफेक्टिवनेस को एजुकेशन के बढ़ाने के लिए हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी का आजकल यूज कर रहे हैं, जैसे कि रेडियो है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है ना, और एंड अदर टेक्निक्स। एजुकेशन इज साइंस एज एजुकेशनल प्रोसेस एंड डिसिप्लिन। और हम कह सकते हैं एजुकेशन एक साइंस है एजुकेशनल प्रोसेस के रूप में भी और डिसिप्लिन के रूप में भी। और जब हम इन चीजों को बहुत आर्टिस्टिकली परफॉर्म करते हैं तो वो एक आर्ट के रूप में भी एजुकेशन हमारे सामने आता है। कंक्लूजन के रूप में हम लोग कह सकते हैं education is a continuous purposive process by which man's inherent parts are developed, growth in her art, skill and knowledge, modification in behavior. In this way he makes civilized, cultured and deserving citizen. Society and individual both
कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस। मतलब शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सउद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है, उसके ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि की जाती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे एक सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है और इसके द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। ठीक है, जो शिक्षा की ये डेफिनेशन है, दिस इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। और इससे शिक्षा प्रक्रिया की प्रकृति यानी कि सउद्देश्य, सामाजिक, अविरल, गतिशील विकास की प्रक्रिया, ये सब इसमें आ जाता है और इसके कार्यों, जो भी इसकी कार्यों अर्थात जन्मजात शक्तियों का जो विकास है, उसके ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि है, उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बनाया जाता है। दोनों का स्पष्ट रूप से ये मतलब क्लैरिटी आती है इस डेफिनेशन से और शिक्षा की ये परिभाषा ही आजकल एक्सेप्टेबल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मतलब दीज आर सम डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड आफ्टर दैट वी कम ऑन वाइडर एंड नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का व्यापक और संकुचित अर्थ। वाइडर मीनिंग में हम देखेंगे wider meaning. In wider sense, it is a process that goes on throughout life and that is promoted by almost every experience in life. J.S. मैकेंजी कहते हैं शिक्षा वो है जो पूरी लाइफ भर चलती है, थ्रू आउट द लाइफ। और education is a continuous purposive process by which man's innate parts are developed, growth in his art and skill, modification in behavior. In this way he becomes civilized, culture and good citizen. ये इसका wider meaning है। wider meaning में आप सब कुछ ले लेंगे। Any way you are getting education in marketplace, in home, ठीक है, wherever you go, wherever you get the education in school, मतलब all the parts of from where you are getting education, सब कुछ। ऐसे व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। ठीक है, तो व्यापक अर्थ में शिक्षा की जो डेफिनेशन है वो यही है कि वो पूरी लाइफ लॉन्ग चलती है और उसमें जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, कला कौशल में वृद्धि होती है। तो इसमें सारे स्कूल भी आ जाएंगे, कॉलेजेस भी आ जाएंगे, फैमिली आ जाएगी, कम्युनिटी आ जाएगी, मार्केट आ जाएगा, सारे एरियाज वो आ जाते हैं फ्रॉम वेयर यू गेट एजुकेशन। एंड आफ्टर दैट नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे हम लोग थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं एजुकेशन के मीनिंग को लेके। इन education is a purposive social process of a society at a definite time, definite place. Definite place में आपका स्कूल आ जाएगा। In a planned way that develops man's innate parts, growth in his art, skill and modification in behavior. In this way he becomes civilized, cultured and good citizen, by which individual and society both develop continuously. यहाँ पे डिफरेंस ये आ गया कि आपके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन हो रहा है, जो भी आप सिविलाइज्ड हो रहे हो, वो आप एक डेफिनेट प्लेस पे हो रहे हो और वो प्लेस क्या है? स्कूल एंड कॉलेज। ठीक है, और जनरली लोग स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में चलने वाली जो शिक्षा होती है उसी को शिक्षा कहते हैं, लेकिन हम लोग इसमें जो बाहर हमें शिक्षा मिलती है उसको भी शिक्षा कहते हैं। ये शिक्षा का संकुचित अर्थ है, नैरो मीनिंग है। हम जानते हैं कि प्रत्येक समाज की अपनी जीवन शैली होती है, अपनी आकांक्षाएं होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, और समाज के प्रौढ़ सदस्य आने वाली पीढ़ी को इस जीवन शैली में प्रशिक्षित करने और अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। मतलब हम कैसे चेंजेस लाएं अपने अंदर, कैसे और मॉडिफिकेशन करें, कैसे और अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाएं। इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियां सभी निश्चित होते हैं। संकुचित में मेथड भी आपके डेफिनेट हैं, करिकुलम भी डेफिनेट है, एम्स भी डेफिनेट होते हैं, सारी चीजें प्री डिफाइंड होती हैं पहले से।
ये शिक्षा बच्चे की एक निश्चित आयु पर स्टार्ट होती है, ठीक है, जैसे 3 साल में शुरू हो गई, ठीक है, कभी 3.5 साल में शुरू हो गई, तो अलग अलग जहाँ जहाँ जैसी सोसाइटी होती है, जहाँ जहाँ जो भी स्टेजेस ऑफ एजुकेशन बताया गया है, और एक निश्चित समय तक ही चलती है, ठीक है, डेफिनेट टाइम पे स्टार्ट होती है, डेफिनेट टाइम पे खत्म होती है। और ये शिक्षा निश्चित स्थान यानी स्कूल पर निश्चित व्यक्ति कौन हो गए, टीचर्स हो गए, और निश्चित जो बच्चे हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, उनके बीच चलती है, अर्थात टीचर और स्टूडेंट्स के बीच चलती है। और इस शिक्षा की व्यवस्था समाज अथवा राज्य द्वारा की जाती है, मतलब शिक्षा को अरेंज करने का जो भी दारोमदार होता है वो सोसाइटी पर होता है या स्टेट पर होता है, और तब ये समाज और राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होना स्वाभाविक है। और इसीलिए इनसे हम जो भी एम्स बनाते हैं वो हम अपने समाज और राज्य को सामने रख के बनाते हैं। और किसी भी राष्ट्र की उन्नति यानी जो प्रोग्रेस होती है किसी भी नेशन की, विशेष रूप से इसी शिक्षा पर निर्भर करती है, अर्थात जिस जगह की जैसी शिक्षा व्यवस्था होगी वो उसी हिसाब से वो डेवलप होगा कंट्री। और इस अर्थ में विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले और विद्यालय छोड़ने के बाद शिक्षा की प्रक्रिया नहीं चलती है, ठीक है। when you are not in the school, you are not admitted in the school, education doesn't get start, or after leaving the school education is stopped, ठीक है। अनेक विद्वानों ने शिक्षा के इस रूप को परिभाषा में बांधने का प्रयास किया है, जिसमें से आप देखेंगे मैकेंजी कहते हैं, संकुचित दृष्टि से शिक्षा का अर्थ अपने शक्तियों के विकास और सुधार के लिए किए गए किसी भी चेतनापूर्ण प्रयासों से लगाया जाता है, ठीक है। In narrower sense, it may be taken to mean any consciously directed efforts to develop and cultivate our past. वो सारी जो प्रयास हम करते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, वो सब इसी शिक्षा का एक पार्ट है, इसी शिक्षा का एक पार्ट है। तो संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों में सुनियोजित ढंग से चलने वाली वह स्व उद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है, उसके ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि की जाती है, व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, और इस प्रकार उसे एक हम लोग सभ्य, कल्चर्ड और योग्य नागरिक बनाने की कोशिश करते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्यक्ति और समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं, ठीक है। मेन इसका एम यही है कि हम लोग आगे बढ़े, विकास करें। अब डिफरेंस आप देख लीजिए दोनों में क्या है, वाइडर और नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में देयर आर सम डिफरेंसेस। वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, अर्थात व्यापक शिक्षा और संकुचित शिक्षा। व्यापक अर्थ में यानी वाइडर मीनिंग में आप देखेंगे ये लाइफ लॉन्ग चलती है, मनुष्य के जीवन भर चलती है, और इसमें वो शिक्षा भी सम्मिलित होती है जिसे संकुचित शिक्षा या विद्यालयी शिक्षा कहते हैं। मतलब उसमें वो भी नैरोअर, अगर उसमें देखें तो इसमें स्कूल एजुकेशन भी आ जाती है, नैरोअर और स्कूल एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। और नैरोअर मीनिंग में हम देखेंगे संकुचित अर्थ में शिक्षा मनुष्य के जीवन में एक निश्चित काल में ही चलती है, एट अ डेफिनेट पीरियड एज स्कूल एजुकेशन, और इसके क्षेत्र में केवल स्कूल एजुकेशन ही आती है। सेकेंड पॉइंट है प्लान्ड एंड अनप्लान्ड बोथ टाइप ऑफ एजुकेशन, अर्थात इसमें वाइडर सेंस में अनियोजित और नियोजित दोनों प्रकार की शिक्षा आ जाती है। नैरोअर मीनिंग में ओनली प्लान्ड एजुकेशन, केवल नियोजित शिक्षा ही आती है। थर्ड पॉइंट वाइडर मीनिंग में हम देखेंगे aims of education are more wider, there is no limitation but progressive, मतलब शिक्षा के उद्देश्य बहुत व्यापक होते हैं, उन्हें सीमा में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन एक बात जो कॉमन है दोनों में, दैट इज प्रोग्रेसिव, विकासोन्मुख होना है, इसका आगे की ओर बढ़ती रहती है। नैरोअर में देखेंगे आप, नैरोअर मीनिंग में ओनली थर्ड ए डेफिनेट एंड प्रोग्रेसिव एंड लिमिटेड, एम्स भी डेफिनेट है,
एम्स यहाँ डेफिनेट नहीं है, लेकिन नैरोअर मीनिंग में आपके एम्स डेफिनेट हैं और ये प्रोग्रेसिव होती है और लिमिटेड भी होती है। अर्थात इस शिक्षा के उद्देश्य सुनिश्चित और विकासोन्मुख होते हैं और उनकी अपनी सीमा भी निश्चित। नेक्स्ट है करिकुलम। वाइडर में देखेंगे, करिकुलम इज वाइडर एंड अनलिमिटेड। जो करिकुलम है, पाठ्यचर्या है, वो व्यापक होती है और उसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। और नैरोअर सेंस में हम देखेंगे करिकुलम इज डेफिनिट एंड लिमिटेड। जो भी करिकुलम है वो आपका डेफिनेट है, लिमिटेड है। जैसे कि आप देखेंगे, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ योर बीएड क्लास, यू आर इन बीएड, बीएड देखते हैं और भी अदर क्लासेस इफ यू वांट टू सी, कि उसमें क्या है, करिकुलम जो है वो डेफिनेट है, जो करिकुलम बना दिया गया है वही आपको पढ़ना है, ठीक है। वो लिमिटेड है, डेफिनेट है, उसका अपना टाइम पीरियड है, सारी चीजें उसके पहले से प्री डिसाइडेड है। नेक्स्ट पॉइंट है वेरियस टीचिंग मेथड्स नॉट डिस्क्राइब्ड। यानी कि जो वाइडर मीनिंग है, व्यापक अर्थ है, उसमें शिक्षा की शिक्षण विधियां विविध होती हैं, लेकिन उन सब का वर्णन नहीं किया जाता, ठीक है, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। और नैरोअर मीनिंग में क्या होता है कि टीचिंग मेथड्स आर लिमिटेड इन नंबर्स एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड। कि जो शिक्षण विधियां हैं उनको बनाया गया है, विधान किया गया है उनका, और उनको डिस्क्राइब भी किया जाता है। आप देखेंगे टीचिंग मेथड्स आप पढ़ते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। और वाइडर सेंस में नेक्स्ट है एट एनी प्लेस एंड एनी टाइम। मतलब शिक्षा किसी भी स्थान और किसी भी समय चलती रहती है। नैरो मीनिंग में क्या है, ओनली इन स्कूल्स एंड टाइम इज प्री डिटरमिन। आपके स्कूल का एक टाइम होता है जो पहले से डिसाइडेड होता है। जैसे कि आप देखें कि आपकी जो ऑनलाइन क्लास चल रही है, ये भी एक नैरोअर एजुकेशन का ही पार्ट है, क्योंकि इसका भी एक टाइम डिसाइड है, नंबर ऑफ स्टूडेंट डिसाइड है कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, आपका टीचर है, मतलब एवरीथिंग इज डिसाइडेड। करिकुलम इज आल्सो डिसाइडेड व्हाट यू हैव टू रीड इन दिस डेफिनेट टाइम ऑफ पीरियड। इस तरह से यहाँ पे सारी चीजें डिसाइडेड होती हैं। फिर अगला और लास्ट पॉइंट है इसका डिफरेंसेस का कि दिस इज बिटवीन एनी टू पीपल और मोर देन टू। ये शिक्षा मतलब जो वाइडर एजुकेशन है वो किसी भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच चलती है। और नैरो सेंस में अगर हम देखें या संकुचित अर्थ में अगर हम देखें, ये शिक्षा निश्चित शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच चलती है। मतलब वही चीज है जो अभी हमने आपको पहले बताया, डेफिनेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं और डेफिनेट टीचर होता है। टीचर आपका एक ही होगा, जनरली एक होगा। और टीम टीचिंग की अगर बात करें तो फिर बहुत सारे टीचर्स मिलके कई एक क्लास ले सकते हैं, वो दैट इज डिफरेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो इस तरह से दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन वाइडर एंड नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। उसके बाद हम आ जाते हैं नेचर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा की प्रकृति क्या है, ठीक है। सबसे पहला इसका पॉइंट है एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। और इसके मुख्य रूप से तीन तीन अंग होते हैं, तीन पार्ट बताए गए हैं। देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, टीचर, टॉट एंड करिकुलम एंड एक्टिविटी। मतलब एक्टिविटी को भी करिकुलम में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। और सिखाने वाला सीखने वाले के सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहता है, या हो सकता है कभी कभी वो पर्दे के पीछे से भी काम करे। सेकेंड पॉइंट है एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। व्यापक अर्थ में शिक्षा की प्रक्रिया किसी समाज में निरंतर चलती रहती है, परंतु संकुचित अर्थ में ये केवल स्कूलों में ही चलती है। Third point is education is a purposive process. Aims are determined by the society and development. Education purposive है, purposive process है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस ना आ रही, आवाज आ रही।
Education is a purposive process, aims are determined by the society, और ये डेवलपमेंट्री भी होती है। फोर्थ है इसका नेचर, इट इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, मतलब ये हर तरह से आपके डेवलपमेंट में आपको हेल्प करती है, इंडिविजुअल भी और सोसाइटी। अगर इंडिविजुअल डेवलप होगा तो आपका सोसाइटी भी डेवलप होगा, ठीक है, और सोसाइटी डेवलप होगा तो उसका भी विकास, मतलब बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। फिर नेक्स्ट है टीचिंग मेथड्स आर डेफिनेट, नैरो अगर सेंस में हम देखें जो टीचिंग मेथड्स हैं वो डेफिनेट है, और टीचिंग मेथड्स आर नॉट डेफिनेट या नॉट लिमिटेड इन वाइडर सेंस की अगर हम बात करें, ये भी इसका नेचर है, वन ऑफ द नेचर। और अगला पॉइंट है फॉर्म ऑफ एजुकेशन डिपेंड्स ऑन फिलॉसफी, रिलीजन, स्ट्रक्चर, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस एक्सेट्रा ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद नेक्स्ट है नेचर ऑफ एजुकेशन इज प्रोग्रेसिव। ओवरऑल अगर हम देखें तो नेचर ऑफ एजुकेशन जो है वो आपका प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है, आगे बढ़ने की ओर ही काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के घटक, फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें आपकी एजुकेशन में शामिल होती हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट ही है, क्योंकि आजकल अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो हमारी आजकल की एजुकेशन है वो टोटली स्टूडेंट ओरिएंटेड है। हम लोग स्टूडेंट को ही प्रायोरिटी देते हैं, स्टूडेंट के हिसाब से ही सारी चीजें सेट करते हैं, ठीक है। तो इन टुडेज सिनेरियो अगर पहले ये होता था कि टीचर को बहुत प्राथमिकता दी जाती थी, वो ही प्रायोरिटी पे रखा जाता था, लेकिन जैसे जैसे अब ये टाइम चेंज हो रहा है, साइकोलॉजी का जमाना आ रहा है, हर चीज में हम लोग हर चीज को साइकोलॉजिकल तरीके से देखने लगे हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें स्टूडेंट को ही वरीयता दी जा रही है, स्टूडेंट को ही प्राथमिकता दी जा रही है। तो स्टूडेंट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एजुकेशन, और या आप कह सकते हो कि घटक है पहला, स्टूडेंट एज अ लर्नर। एजुकेशन इज अकॉर्डिंग टू द नीड्स, टेस्ट, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, बच्चों के हिसाब से ही हम लोग शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी नीड के हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से, ठीक है, क्या उनका इंटरेस्ट है। ही इज द सेंटर पॉइंट ऑफ एजुकेशन, अर्थात स्टूडेंट ही जो है एजुकेशन का सेंटर पॉइंट है। फाइनली वी ट्राई टू मेक अ गुड सिटीजन अकॉर्डिंग टू द आइडियल्स ऑफ सोसाइटी एंड द नेशन। सेकेंड पॉइंट है टीचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। टीचर क्या है? द पर्सन हु इन्फ्लुएंस अदर्स, कैसे? वो इंसान जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है नोइंगली, उसको पता है ना कि किसको वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे आप जितने स्टूडेंट बैठे हो वो हम उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब आई नो हाउ मच स्टूडेंट देयर आर, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन कौन से स्टूडेंट हैं, क्या है। अकॉर्डिंग चेंजेस इन बिहेवियर, बिहेवियर में चेंज लाता है, उसको हम लोग आर कॉल्ड टीचर, इसको हम लोग टीचर कहते हैं। द पर्सन हु इन्फ्लुएंस अदर्स नोइंगली, चेंज इन बिहेवियर आर कॉल्ड टीचर्स। तो ही इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ इननेट पार्ट्स ऑफ चाइल्ड। टीचर ही बच्चे के इननेट पार्ट्स को डेवलप करता है, हेल्प करता है उसमें। प्लान्ड एजुकेशन जो होती है, आपकी जो नियोजित शिक्षा होती है, वो कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट टीचर। टीचर के बिना हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो टीचर की प्रेजेंस को आप देख सकते हैं कैसे। टीचर प्रेजेंस एज पर्सनली, पर्सनली भी व्यक्तिगत रूप से प्रेजेंट होता है वो, राइटर के रूप में भी है प्रेजेंट, टीचिंग मशीन के रूप में भी प्रेजेंट है जैसे कि कंप्यूटर, और रेडियो या टेलीविजन के रूप में भी वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ में हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और इसलिए हम सभी जो शिक्षार्थी और सभी शिक्षक हैं, मतलब हम आपसे भी सीख रहे हैं और हमसे भी सीख रहे हैं, ठीक है। परंतु उसके संकुचित अर्थ की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ विशेष व्यक्ति जो जानबूझकर दूसरों को प्रभावित करते हैं और उनके आचार विचार में परिवर्तन करते हैं, वो ही शिक्षक कहलाए जाते हैं। आप देखते हैं ओल्डन टाइम्स में क्या था, शिक्षा के क्षेत्र में
यही अभी हम बात कर रहे थे कि टीचर्स को प्रमुख स्थान दिया जा रहा था और टीचर के लिए जो उसका विद्यार्थी होता था वो कुछ भी करने को तैयार रहता था। जैसे कि अगर आप देखें तो एकलव्य ने क्या किया था, गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को अपना अंगूठा ही समर्पित कर दिया था। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखोगे जो पीछे हम लोग पिछली जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है या ओल्डन एजुकेशन है उसमें देखते हैं। तो उसमें लोगों का विश्वास था कि योग्य गुरु के चरणों में बैठकर कोई भी व्यक्ति ज्ञानी बन सकता है। परंतु मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि बच्चे का विकास शिक्षक की अपेक्षा उसके अपने ऊपर अधिक निर्भर करता है और प्रत्येक बच्चा कुछ शक्तियां लेकर पैदा होता है और शिक्षक तो इन शक्तियों के आधार पर उसके विकास में हेल्पर का काम करता है। ठीक है, आज हम लोग टीचर को एज अ गाइड, एज अ हेल्पर, एज अ सपोर्टर, एज अ काउंसलर देख रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। और बल्कि पहले ऐसा होता था कि गुरु या टीचर हमारे सामने है भी नहीं लेकिन तो भी हम उससे शिक्षा प्राप्त कर लेते थे। बहुत डिस्टेंस पे भी होता था, उसकी तस्वीर सामने रख के उसकी कही हुई टीचिंग्स मतलब बातों को, उसके ओपिनियंस को ही हम लोग उसी से सीखने लगते थे। लेकिन आजकल हम लोग मतलब आज का जो हमारा एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, वो ये कहती है कि टीचर एक गाइड के रूप में ही, एक हेल्पर के रूप में हमारी इननेट शक्तियों को आगे बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से टीचर इम्पॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि आप प्लान्ड एजुकेशन की कल्पना बिना टीचर के नहीं कर सकते हैं। और इस शताब्दी में इस विषय पर पर्याप्त शोध हुआ है, बहुत रिसर्चेस हुए हैं और कि शिक्षकों की सफलता किस बात पर निर्भर करती है। और अब ठीक है, अब हम लोग इस उस पे पहुंचेंगे रिजल्ट पे कि शिक्षक अपने बढ़ते हुए उत्तरदायित्वों का निर्वाह तभी कर सकते हैं, मतलब अपनी जिम्मेदारियों को तभी निभा सकते हैं जब उनके अंदर ये गुण हो। ये आप देखेंगे आपके सामने कुछ लिखे हैं हमने। हाई सोशलिज्म, क्वालिटीज ऑफ टीचर में क्या क्या हो जाएगा? हाई सोशलिज्म मतलब उसके अंदर जो सामाजिकता है वो बहुत उच्च लेवल की होनी चाहिए, हायर लेवल की होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा सामाजिक होना चाहिए उसको। अगर वो सोशल नहीं होगा तो वो आपसे जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है, जब तक हम लोग सोशल नहीं होते हैं तब तक हम लोग जुड़ नहीं पाते हैं आपस में। वैसे भी आप देखें, घरों में भी देखें, बहुत सारे मतलब हर तरह के लोग होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, कुछ आइसोलेट रहते हैं, कुछ सोशल होते हैं, है ना, कुछ सोशल नहीं होते हैं। लेकिन सोशल होना टीचर की एक सबसे बड़ी क्वालिटी है। उसके बाद है उसकी साउंड हेल्थ एंड साउंड माइंड, मतलब उसकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए और उसका माइंड भी अच्छा होना चाहिए और स्टूडियस होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। उसको हर वक्त उसको कुछ नया सीखने की उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आगे बढ़ने की उसके अंदर कि मैं आगे बढ़ूं, कैसे आगे बढ़ूं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल पावर होनी चाहिए, कैसे वो ऑर्गेनाइज करे चीजों को, वो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ द टीचर। स्किल्ड होना बहुत जरूरी है, उसको हर चीज में स्किल होना पड़ेगा। अगर वो स्किल्ड नहीं है तो वो आपके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा। कभी कभी हम बहुत अपने हिसाब से बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं, तब वी ट्राई टू अडॉप्ट अदर वेज ऑफ टीचिंग। तो तब जब हम अदर वेज ऑफ टीचिंग, आपने देखा होगा टीचिंग के समय बीएड सेकंड ईयर, एमएड वालों ने भी की होगी टीचिंग पहले बीएड में, बीएड में आपने टीचिंग के समय, अभी अभी जल्दी आपकी टीचिंग हुई है बीएड सेकंड ईयर वालों की, एक एग्जांपल्स के तौर पे हम ले सकते हैं। वहां पे आपने देखा होगा, आप जब बच्चों को पढ़ा रहे थे तो आप मतलब कितने तरीकों से पढ़ा रहे थे, है ना, बहुत सारे मतलब वेरियस मेथड्स यू आर यूजिंग, as you can say, with the help of chart, with the help of model, with the help of activity, or with the help of giving illustration, with the help of objects, or मतलब these are various type of activities आप उस वक्त कर रहे थे, हम भी देख रहे थे, हम भी आपके साथ थे, देखते थे कि हर बच्चा जो है बहुत सारे तरीके कर रहा है कि हम कैसे कैसे बच्चों को सिखा सकें। तो ये स्किल होना ही एक टीचर का बहुत बड़ा गुण है। उसके बाद हम आते हैं जनरल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स की, उसको जनरल नॉलेज होनी चाहिए सारे सब्जेक्ट्स की। डीप नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट की उसे डीप नॉलेज होनी चाहिए। अगर अपने सब्जेक्ट की डीप नॉलेज नहीं है
तो वो कभी भी बच्चों को अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। कैरेक्टर एंड मॉरलिटी, ये तो मतलब इट इज वेरी ट्रूथ, आप कह सकते हो ये आज के टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैरेक्टर और मॉरलिटी, यानी कि अगर एक टीचर का कैरेक्टर अच्छा है तो उसका बहुत प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। बच्चा हमेशा, आप देखिएगा एक छोटा बच्चा जो होता है वो बहुत ज्यादा अपने टीचर को फॉलो करता है, तो इसलिए टीचर एक रोल मॉडल होता है अपने स्टूडेंट्स के सामने। तो उसका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर मॉरलिटी होनी चाहिए, क्लियर लाइफ फिलोसफी, उसकी लाइफ की फिलोसफी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो एक स्टूडेंट से कुछ कह रहा है, दूसरे स्टूडेंट से कुछ कह रहा है। क्लियर लाइफ फिलोसफी होने से वो अपनी चीजों में भी क्लियर रहेगा, अपने डिसीजन में भी क्लियर रहेगा। हाई कल्चरल एटीट्यूड, और उसके अंदर हाई कल्चरल मतलब सारी चीजें आप देखिए हाई लेवल पे होनी चाहिए, हाई कल्चरल एटीट्यूड होना चाहिए उसका। ठीक है, तो दीज आर सम क्वालिटीज ऑफ टीचर विच आई राइट, और भी हो सकती हैं, आप भी और भी यू कैन ऐड इन, है ना, बहुत सारी और ऐड कर सकते हैं आप इसमें। उसके बाद जो तीसरा एस्पेक्ट है ये था आपका टीचर का। इस तरह से टीचर जो होगा, ये गुण अगर उसके अंदर होंगे, आत्मविश्वास होगा, तो वो अपने स्टूडेंट्स को आगे की ओर ले जाएगा। और इसके साथ साथ एक टीचर का बहुत मतलब थोड़ा हंसना भी जरूरी है, मतलब अपनी क्लास को बहुत मोनोटोनस ना बना ले, वो लाइवली होनी चाहिए उसकी क्लास, तो कभी कभी कुछ हल्की फुल्की बातें इधर उधर की भी होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद करिकुलम, थर्ड एस्पेक्ट इज करिकुलम। करिकुलम में attainment of the definite aims of education, various branches of knowledge, subjects, activities are taught to the student, this is generally called curriculum, इसी को हम लोग curriculum कहते हैं। और it is the medium to join teachers and taught, okay, teachers know the what to teach and student know what to learn if we have curriculum। ठीक है, definite curriculum, तो हमें हमें ये मालूम है कि हमें कितना पढ़ाना है, आपको ये पता है कि हमें कितना पढ़ना है। अगर हमारे पास करिकुलम नहीं होगा तो हम मतलब शुरू भी नहीं कर सकते और अंत भी नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज की शुरुआत और अंत करने के लिए हमारे पास जो उसका एक बॉडी है वो होनी बहुत जरूरी है, तो वो है करिकुलम। और करिकुलम में ये सबसे ये डिसाइड रहता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, क्या एम्स हैं, है ना, कैसे उसको फुलफिल करना है, मेथड्स क्या होंगे। तो ये सारा करिकुलम का जो है पार्ट होता है। और नियोजित शिक्षा के उद्देश्य भी निश्चित होते हैं, और इन निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बच्चों को ज्ञान की विभिन्न शाखाओं, विभिन्न विषयों का ज्ञान कराया जाता है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कराई जाती हैं, और जनरली इन सबको ही वी कॉल करिकुलम। परंतु अपने वास्तविक अर्थ में करिकुलम और व्यापक होता है। ठीक है, इसमें उसमें विषयों के ज्ञान और क्रियाओं के प्रशिक्षण के साथ साथ संपूर्ण सामाजिक पर्यावरण भी आ जाता है, सोशल एनवायरनमेंट भी आता है, जिसके द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। करिकुलम शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं, और शिक्षक को ये पता रहता है कि लिंक का काम करते हैं, क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। और इस तरह से जो करिकुलम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन में, घटक के रूप में अगर हम देखें। नेक्स्ट वी हैव 2 मिनट्स। अब तो होनी है, ठीक है। उसके बाद है टीचिंग मेथड्स एंड टूल्स, या हम इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट टर्न पे। कैमरा सब लोग ऑन कर ले तो एक फोटो सबके साथ होगी।
आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रहा है सबको? है ना? और बच्चों से भी आप लोग इंटरेक्ट करिए और उनसे बोलिए कि इसमें ज्वाइन करें, ठीक है? Yes, ma'am.